जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी से सरपंच वीर सिंह जी मौजूद हैं और मैं पूरे परिचय के साथ में आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूं और कुछ खास मुद्दों पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम ने सबकी नाक में दम कर रखा है, पूरा देश का दम निकाले हुए है। ये ईवीएम ऐसी क्या बला है सर जो इसको हटाया नहीं जा सकता? केवल इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पे ईवीएम आज भी काबिज है। सर सबसे पहले तो आपको जय भीम। जय भीम साहब जी, जय भीम। ईवीएम हटेगी जी, पूरी तरीके से हटेगी जी। इस देश की जनता मालिक है, संविधान के मुताबिक प्रियम्बल में लिखा हम भारत के लोग, ठीक है। जी जी। मैंने ये निश्चय किया है या तो सरकार हटा दे जी, अगर नहीं हटाएगी और मैं वोटिंग करने जाऊंगा तो उसमें कोई हथियार की जरूरत नहीं है। मैं वोटिंग करने जाऊंगा तो मैं कोहनी मार के पहला ईवीएम को तोड़ने वाला गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल दें। संविधान बचाने के लिए जेल जाने को तैयार हैं, गिरफ्तार होने को तैयार हैं, मुकदमा भुगतने को तैयार हैं। तानाशाह क्या कर सकते हैं? आप अकेले एक मशीन तोड़ते हैं, आप गिरफ्तार हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ सारा 90% देश की जनता ये प्रयोग करे कि जैसे ही वो जाए वोटिंग करने, अगर वहाँ बैलेट पेपर है तो ठीक है। एक ऐसा नहीं है तानाशाही सरकार है और सरकार ने पूरे मतलब जो है सबके अधिकार को खत्म कर दिया, बाबा साहेब के मताधिकार को खत्म कर दिया, वोट बैंक को लूटने के लिए ये बाबा साहेब का नाम भी लेते हैं, बाबा साहेब की तस्वीर भी लगाते हैं। सर मैं आपको बता देता हूँ, जब मान्यवर कस्सी राम जी ने ये नारा दिया था, जब ये नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो बात इनके समझ में आ गई कि वाकई में वोट तो 90% लोगों के पास है जी, ये तो शासन में आ जाएंगे। तो कांग्रेस ही इस मशीन को लेकर आई थी जी। तो जब तक कुछ कम हेरा फेरी होती होगी, लेकिन 14 के बाद तो प्योर हेरा फेरी है। ईवीएम हटाइए तो लोकतंत्र बचेगा सर, नहीं तो लोकतंत्र आरएसएस ने हाईजैक कर लिया है, सीधी बात ये है। ये तो सिस्टम बहुत पहले से हाईजैक हो रखा है, हमें चलो आज भी समझ में आ गया, लेकिन अभी हम हल तक, समस्या के समाधान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहले क्या होता था सर, सारे हमारे लोग अनपढ़ थे, मजदूर थे, खेतों में काम करते थे, जमींदारी प्रथा थी, तो हमारे लोगों से वोट ले लिया करते ये लोग। हाँ। कि आप जाइए खेत में, वोट आपका हम डाल देंगे। जैसे थोड़ी बहुत समझ बढ़ी तो ये मशीन ले आए। चोर तो हैं ये लोग जी। इस देश को बनाने वाले तो SC ST OBC माइनॉरिटी हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। भवन ये बनाते हैं, सड़क ये बनाते हैं, हल ये जोतते हैं, पशु ये पालते हैं, सारा काम तो यही करते हैं। देश को बनाने वाले तो ये लोग हैं। मंदिरों से देश थोड़ा बनता है, लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा है। बात सही है, जिस आवाम की आप बात कर रहे हैं, मूल निवासियों की आप बात कर रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज, लेकिन सबसे ज्यादा शोषण और सबसे ज्यादा अधिकारों का हनन इन्हीं का होता है। सर ये कांग्रेस की भी भूल रही है। संविधान को अगर वो ईमानदारी से 50% लागू कर देते तो आज उनकी ये दुर्दशा नहीं होती जी, ठीक है जी। कांग्रेस को लाने वाली और RSS को जन्म देने वाली कांग्रेस ही है, और केजरीवाल जी से कुछ उम्मीदें थी। 14 अप्रैल 2016 को उन्होंने बाबा साहब की जयंती मनाई थी यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में, और वो मैंने पूरा प्रोग्राम उनका देखा, उनका भाषण सुना। तो उस भाषण को सुनकर मैं भी ये सोचा था कि केजरीवाल से बड़ा तो कोई भी जो है ना बाबा साहब का भगत हो नहीं सकता। लेकिन जैसे ही चुनाव जीते, फटाफट जो ना कहा उसमें हनुमान मंदिर भागे। हाँ। क्यों नहीं गए 26 अलीपुर रोड पे जी। केजरीवाल का भी दो गला चेहरा जो ना सामने आ गया, निशान तो ले लिया झाड़ू का, और ये भी आरती करे। अच्छा, मैंने 3 चिट्ठियाँ लिखी केजरीवाल जी को जी। मैं एक स्कूल में नौकरी करता था रिटायरमेंट के बाद जी। तो यही प्रतिज्ञा हुई थी। जैसे ही राजेंद्र पाल गौतम ने वो प्रतिज्ञा दिलाई 22, मैं भी शामिल था उसमें, उनका इस्तीफा ले लिया। तो मैंने भी स्कूल से एज ए स्टेट मैनेजर काम करता था, मैं स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा, मैंने उसी तरह ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो जब इसकी जो ना केजरीवाल का जो ना असली चेहरा सामने आया है, नहीं तो मैंने केजरीवाल की कोई सभा नहीं छोड़ी थी। अब क्या कर रहे हैं ये, कभी ये भी आरती उतार रहे हैं, अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, ये रोहिणी जो ना जापानी पार्क में सुंदरकांड कर रहे थे जी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में में भी तो सुंदरकांड किया गया है। हाँ, वहाँ तो पूरा भगवा कर दिया गया सर। वहाँ तो गोमूत्र से धोया गया, जहाँ रितु बहन बैठी है। हाँ। आज शायद 160 दिन हो गए उनको। बिल्कुल सर। ठीक है, आज शायद कोर्ट में तारीख थी, देखो कोर्ट में तो तारीख पे तारीख मिल रही है। बाकी संघर्ष ये कर रहे हैं, महापुरुषों ने संघर्ष सिखाया है और हम तो मेहनत कश लोग हैं, कमा के खा लेंगे। आप डॉक्टर रितु सिंह के साथ में अदालत गए हैं क्या कभी? मैं 3 सुनवाई में वहाँ खड़ा रहा। महमूद प्राचार्य रेल बना देता है उनकी। अच्छा। किसी के पास जवाब नहीं है, फिर भी नाइंसाफी चल रही है। फिर भी नाइंसाफी चल रही है। सारी गलतियां उन्हें मालूम है, सारे सब कुछ पता है उन्हें, सब कुछ पता है। प्राचा साहब भी वहाँ पे टक्कर ले रहे हैं उन विरोधी तत्वों से। 20 वकीलों की टीम खड़ी होती है, जवाब नहीं है जजों के पास। हाँ। लेकिन ऑर्डर पास नहीं कर रहे क्योंकि पुलिस ने डकैती डाली थी पिछली 9 तारीख को सुबह 6:30 बजे। वहाँ की पुलिस ने हमारा वहाँ करोड़ों रुपए का सामान था, टेंट के अंदर बक्सा था, खाने पीने की सामान था, मैट थे, मतलब सारा सिस्टम लगा हुआ था और वो सारा लूट लिया और 5 आदमियों को हमारे को किडनैप किया जो धरने पर सो रहे थे। जी। और उनको किडनैप करके गाड़ियों में डाल के चोर रास्ते से जंगलों में घुमा करके उनको मारने की धमकी दी। और जो ना फिर जो ना उसमें कौन सा थाना है ये अपना जो भी होगा जी। हाँ, ध्यान आ जाएगा, बुराड़ी। अच्छा, बुराड़ी थाने में बैक डोर से जिस कमरे में लाइट नहीं थी वहाँ उनको रात भर इलीगल डिटेंशन में रखा। IPC की धारा 342 का अपराध किया है, किडनैप किया 365, डकैती डाली 395। इन सारी सेक्शनों में और SC/ST एक्ट में सारे पुलिस वालों के खिलाफ केस हुआ। जी। वो जेल में जाएंगे। जी, आप कह रहे थे समय लगेगा। जी, अब मैं सर एक चीज़ जानना चाहता हूँ, हमारे जो वीर सिंह जी हैं दिल्ली पुलिस में रहे हैं, दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हुए हैं ना सर? हाँ बिल्कुल रिटायर हुआ। सर क्या आपने वहाँ पे महसूस किया है भेदभाव अपने लोगों के साथ में, SC/ST OBC माइनॉरिटीज के साथ में भेदभाव होता है? हाँ, महसूस किया। ऑन ड्यूटी महसूस? ऑन ड्यूटी कोई IAS हो, IPS हो, किसी भी बड़े रैंक का अधिकारी हो, एट्रोसिटीज सबके साथ होती है। मतलब जाति देख के सम्मान मिलता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी साहब। करीब शायद 200 थाने हैं यहाँ दिल्ली में। जी। नियर अबाउट 200 थाने हैं। मुश्किल से 10 SHO नहीं होंगे क्योंकि हमारे जो उसको करेक्ट रोल बोलते हैं जी, उसके ऊपर लाल से ऐसे करके ब्रैकेट में SC। वो कितना ही काबिल हो, वो देख के फाइल जाती है ना, उसको हटाओ, इसको पीछे हटाओ, ये इसको कहाँ लगाएंगे SHO। IPS है तो उसको लाइन में रखेंगे या DCP 3rd लगाएंगे जिसके पास पावर नहीं होती। की पोस्ट पे जहाँ पावर है, पावर जो डिसीजन है, वहाँ सारा का सारा ब्राह्मणवाद बैठा है। और आज में तो मैं एक बड़ी अच्छी बात देख रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा मैं। ये इत्तेफाक से मेरी जेब में है जी, आप जरा ये देखिए। ब्राह्मणवाद का कहर बिना आरक्षण के। ये भुखमरी और किसान आत्महत्या का मुख्य कारण। ये देखें, कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, अति पिछड़ा वर्ग एवं धर्म, परिवर्तन मूल निवासी, इन सभी की नौकरी पर अतिक्रमण। ये देखिए पद लिखे हुए हैं। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। राष्ट्रपति सचिवालय में है सैंक्शन पोस्ट 47, ब्राह्मण 7 होने चाहिए जबकि कार्यरत है 45। अनुसूचित जनजाति SC/ST के होने चाहिए 11 जबकि 4 हैं। OBC 0। मैं एक एक को पढ़ूंगा मान्यवर, ताकि इस देश की आँख खुले। उपराष्ट्रपति सचिवालय में 7 सैंक्शन पद हैं, 7 के 7 पे ब्राह्मण हैं। 2 होने चाहिए थे और हैं 7। ये सब का कोटा जो खाए हुए हैं, मैं एक एक को बताऊंगा। मंत्रियों में कैबिनेट सचिव 20 हैं, ब्राह्मण 3 होने चाहिए थे उनकी आबादी के हिसाब से, लेकिन 19 हैं। सिर्फ यही आंकड़ा बताऊंगा। आगे प्रधानमंत्री कार्यालय में 35 सैंक्शन पोस्ट हैं, ब्राह्मणों की 5 होनी चाहिए थे जबकि 33 पे कब्जा किए हुए हैं। अगला है कृषि मंत्रालय, 274 सैंक्शन पोस्ट हैं। 274 में हमारे ब्राह्मण समाज को उनकी आबादी के हिसाब से 41 होनी चाहिए जबकि 259 पे काबिज हैं। जी। रक्षा मंत्रालय 1379 पद हैं, इनके होने चाहिए 207, 1331 पे बैठे हैं कब्जा किए हुए। समाज कल्याण मंत्री ओवर रिप्रेजेंटेटिव और उनके अधिकार से भी ज्यादा हैं।
और हमारे अधिकार भी 100 गुना ज्यादा उनकी आबादी से। तो बताइए आरक्षण कहाँ नजर आता है? और उनको हमारा एक आधा पढ़ा लिखा अगर चला भी जाता है अपने बलबूते पे, वो आरक्षण तो नजर आता है उनको। लेकिन ये जो सारा कब्जा किए हुए देश के ऊपर, ये नजर नहीं आता। मान्यवर, मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। बिल्कुल, मैं थोड़ा कैमरा जूम करूंगा। और ये मैंने ब्राइटनेस इसीलिए घटाई है कि इस पेपर पे लिखा हुआ लिस्ट जो है 7 दिखाई दे जाए आपको। थोड़ा सा ऊपर करिए सर, थोड़ा सा। यस, ये देखिएगा, ये है कहर है। तो अनेक प्रकार से एट्रोसिटी होती है। भारत की राजधानी दिल्ली, ये रिपोर्ट तो सर पूरी ऑल ओवर इंडिया की, दिल्ली की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट और कमोबेश जी हर स्टेट में यही हाल मिलेगा जी। तो ये हाल है, भारत जो है भेदभाव से अछूता नहीं है। मेरा सरकार स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमें आप नंबरों में 1 नंबर की भी छूट ना दे, हमें कोई जरूरत नहीं आपके जी जी एहसान की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन पूरा होना चाहिए, बैकलॉग पूरा करे हमारा जी। 25,000 पोस्ट खाली पड़ी हमारी जो ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ऋतु लड़ाई लड़ रही है जी। हाँ बिल्कुल सर, डॉक्टर ऋतु सिंह अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, 25,000 नौकरियों के लिए, समाज को नौकरियां दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। हमारे को ईमानदारी से हमारा हिस्सा दे दें बस, और कुछ है नहीं, अपना मत दे। ईमान की और बेईमानी की लड़ाई है। वो लोग बेईमानी पे उतरे हैं जिन्हें हम मनुवादी कहते हैं, और वो अपने आप को साफ सुथरा बताते हैं और आपके तन मन धन पे राज करते हैं वो। और सर, ये जो आरक्षण नाम दिया ना, ये गलत नाम है। बाबा साहब ने इसका नाम था रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी, हिस्सेदारी, बस। और वो कर रहे हैं हकमारी जी। तो सर इससे ज्यादा और क्या करें? हक कौन मार रहा है यार? ये एक सेकंड जी सर। ये ओबीसी जो सबसे ज्यादा कावड़ ढोते हैं, जो सबसे ज्यादा असली जो नहीं जरा सुन तो लेना। ये जो राम के जो ज्यादा भगत बन रहे हैं, कावड़ लेने जाते हैं, बाबरी मस्जिद तोड़ने में सबसे आगे थे, सारी पोस्टों पे 0 है ओबीसी। ये ओबीसी की कब आँख खुलेगी पता नहीं। आंकड़े जो आपको दिखाए जा रहे हैं ये बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं। सर आपका जो एएसपी में पोस्ट, आजाद समाज पार्टी में जी जी, मैं प्रदेश सचिव हूँ। प्रदेश सचिव हैं वीर सिंह जी, और बहुत गहन जानकारी आपको दी है किस तरीके से आपके साथ जुल्म होता है। यानी अभी आपका जो बच्चों का भविष्य है वो सुरक्षित नजर आता है सर? सुरक्षित नहीं, बिल्कुल गुलामी नजर आ रही है मुझे। आने वाला समय बिल्कुल गुलामी नजर आ रही है। और ये हमारे 131 जो बैठे हैं माननीय एमपी जी, ये सब कुछ ये लुटवाने वाले, इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। और बहन जी भी जो है ना 10% जने आरक्षण हुआ ना, बड़ी मेजें थपथपा रही थी, वो सारा का सारा वो 10% EWS में जा रही है सारी नौकरियां जी। अच्छा, वो इतनी माननीय नेता हमारी, वो नहीं समझ पाई इनकी चाल को जी। और कोई क्वेश्चन होता है बताइए। अब मैं अंत में सिर्फ एक ही बात कहूँगा सर, जो आपने कहा कि आने वाला समय बहुत बुरा है, गुलामी शुरू होने वाली है, तानाशाही तो चल गई, काफी समय चल गई है तानाशाही। मानवर मैं आपको एक बात कहता हूँ जी जनाब, मुझे जो खतरा नजर आ रहा है, इंडिविजुअल बिना किसी पार्टी लाग लपेट के, एज ए सिंगल पर्सन, एज ए भारत का नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर 24 में ये संघ और बीजेपी की सरकार आ गई ईवीएम से, जी, इसके बाद चुनाव नहीं होगा गारंटी से। मैं बताऊं क्यों नहीं होगा, उसका खाका तैयार कर रखा है। क्या कहेंगे? बहनों भाइयों, मैंने देश की गरीबी दूर करनी है। देश में 82 करोड़ लोग इस समय 5 किलो राशन पे हैं। इतने साल से तो नहीं कर पाए। सुनो, बहाना होगा ना लगातार सत्ता में। इलेक्शन में बहुत खर्चा होता है बहनों भाइयों, मैंने वो खर्चे को बचा के, खजाना लुटा देंगे उस इलेक्शन के खर्चे को बचा के बहनों भाइयों, मैं गरीबी दूर करूंगा देश की। और मैं 5 साल के लिए या 10 साल के लिए इलेक्शन पोस्टपोन कर रहा हूँ। नहीं, इलेक्शन पोस्टपोन कर रहा हूँ। ये नई रणनीति है और इलेक्शन पोस्टपोन करने की तैयारी है। और राज्यसभा लोकसभा में जब पास बहुमत होगा तो वहां से पास कर लेंगे और कहेंगे भाई देखो हमने कोई गैर संवैधानिक काम तो किया नहीं, संविधान ने पावर दी है, हमने पास कर लिया। इसलिए मैं गरीबों की भलाई के लिए 10 साल के लिए इलेक्शन पोस्टपोन कर रहा हूं। अब समस्या का हल क्या है? अब समस्या का में दोबारा नहीं आना चाहिए। अब समस्या का हल ये है, चक चुकी है समस्या का हल ये है, ईवीएम हटाइए, लोकतंत्र बचाइए, देश का संविधान बचाइए, दोनों खतरे में हैं। ये ईवीएम को लगाए रखने के लिए जनता कहीं जिम्मेदार है क्या? जनता ने, मैं बता तो दिया ना, तरीका ये है, जब वो वोट डालने जाएं तो अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें, तोड़ें।
क्या गिरफ्तारी दे देगी जनता? भाई अगर लोकतंत्र बचाना है तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। यानी अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और पलटवार और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है जी। चलिए, वीर सिंह जी का एक विशेष मिशन उन्होंने बताया कि गरम दल की बात समझें या इसे किस पे काउंट करेंगे, गरम दल में या नरम दल में? नहीं सर, मैं तो मीडियम हूँ, हम तो महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं। हाँ। ना मध्य मार्ग पे चलने वाले हैं हम तो जी। अच्छा, ये इसको गरम दरम उसमें मत छोड़ो, नरम में नहीं कुछ नहीं है। देश का लोकतंत्र बचाइए। देश का लोकतंत्र बचाने के लिए खुद पे खतरा झेलने को तैयार हैं और ईवीएम मशीन को कह रहे हैं मैं कोहनी मारकर तोड़ दूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिससे पूरे देश का नुकसान है, लोकतंत्र का नुकसान है। तो देश के एक शख्स ये भी हैं और एक आप हैं, हम हैं। देखिए, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फैसला कीजिएगा, जनता से अपील है।